हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्नर ग्रुप क्लास। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव जो कि जैसे नेस्पेल्ट की बुक से पढ़ रहे हैं। उसमें हमने कुछ हिस्से उसके जो जैसे नेस्पेल्ट थे उसे पढ़ लिया था, जो कि वीडियो बहुत लंबी हो जाने की वजह से उसे बीच में मैंने ड्रॉप कर दिया था। अब उसके पश्चात जहां से हमने ड्रॉप किया था उसके आगे आता है मीनिंग ऑफ। आइए हम यहाँ से देखते हैं मीनिंग ऑफ का रूल क्या है। मीनिंग ऑफ हियर इज अ, जो यहाँ पे अ वर्ड है, अ वर्ड है, ये वन मीनिंग अ मैन। इस आ को बराबर है एक, वन। मेनी अ मैन मीन्स मेनी टाइम्स, वन मैन और मेनी मैन। इट इज यूज्ड विदिन अ नाउन एंड वर्ड इन सिंगुलर। कह रहा है कि इसका प्रयोग जो है विथ नाउन के साथ किया जाता है। मेनी अ मैन का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? नाउन के साथ किया जाता है और वर्ब इसके साथ सिंगुलर आती है। बट हैज अ रियलिटी इज अ प्लूरल मीनिंग। परंतु वास्तविकता क्या है कि ये जो है इसकी मीनिंग प्लूरल सेंस देता है। मेनी मैन टेक्स द मैन collectively, many a man takes them singly। यहाँ से तो many a man है, देखिए many man takes the man collectively और many a man takes them singly है, जो एक व्यक्ति की बात कर रहा है और बहुत सारे व्यक्तियों की बात कर रहा है। Many a young man has served his country nobly। देखिए यहाँ पे कह क्या रहा था कि जो many ए है, यहाँ किस एक का तात्पर्य है वन से, और इस कह रहा है कि इसका यूज नाउन के साथ होता है। देखिए जैसे यहाँ पे मेनी यहाँ लिखा है और मेनी आपके बाद क्या दिया है? नाउन दिया है। इसका यूज नाउन के साथ होता है, परंतु और क्या होता है? वर्ब जो होती है इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सेंस ये प्लूरल देता है। वर्ब सिंगुलर जैसे यहाँ पे आया है हैज। Many a young man has served his country nobly। बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो अपने देश की सेवा बहुत सम्मान के साथ नॉबली तरीके से करते हैं। डेफिनेट न्यूमरल क्वांटिटी आर समटाइम्स कलेक्टिव नाउन्स। जो डेफिनेट न्यूमरल क्वांटिटीज हैं आर समटाइम्स कलेक्टिव नाउन्स एंड एज इन द केस ऑफ मेनी The of is understood after them। कह रहा कि जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है वो समटाइम्स कभी कभी कलेक्टिव नाउन की तरह कलेक्टिव नाउन होते हैं, एंड इन द केस ऑफ मेनी, और मेनी के केस में द ऑफ इज अंडरस्टूड आफ्टर देम। इसके पश्चात जो ऑफ वर्ड होता है वो अंडरस्टूड होता है, यानी कि हिडन फॉर्म में होता है। देखिए यहाँ लिखा अ डजन। अ डजन ऑफ शिप, यहाँ अ मिलियन स्टार्स होना क्या चाहिए? ये डजन ऑफ शिप होना चाहिए, लेकिन अ डजन शिप यहाँ ऑफ जो है अंडरस्टूड है। और देखिए फिर से एक बार रूल को देखते हैं। यहाँ पे रूल ये कह रहा है कि मेनी जो डेफिनेट न्यूमरल क्वांटिटीज हैं आर समटाइम्स कलेक्टिव नाउन। वो कभी कभी जो है कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, एंड और एज इन केस ऑफ मेनी, और मेनी के केस में जहां संख्या अधिक हो उसके केस में ऑफ इज अंडरस्टूड आफ्टर देम। इसके पश्चात जो है ऑफ अंडरस्टूड होता है। देखिए डजन क्या है? मेनी के बहुत सारे के सेंस में है, इसके पश्चात ऑफ क्या है? अंडरस्टूड है। मिलियन क्या है? बहुत सारी संख्या में है, बहुत सा अधिकता को दिखाता है, लेकिन ऑफ अंडरस्टूड उसका। 100 years होना क्या चाहिए? 100 of years, 1,000 of years, 100,000 rupees, but we must say a lakh of rupees। परंतु हमें क्या कहना चाहिए?
अवश्य रूप से कहना चाहिए वी मस्ट से अ लाख ऑफ रुपीज एंड नॉट अ लाख ऑफ रुपीज। इसको नहीं कह सकते, जब हम अ लाख ऑफ रुपीज की बात करनी होगी तो हमें ऑफ लगाना होगा। अगर हम कह देंगे अ लाख रुपीज जैसे हम डजन शिप्स कह रहे हैं तो गलत हो जाएगा। विथ अ स्कोर, स्कोर एंड अ ग्रॉस, ग्रॉस मतलब सकल धनराशि होती है, ग्रॉस सैलरी जैसे हम कहते हैं, तो ग्रॉस मतलब सकल होता है स्कोर। द आप मस्ट बी एक्सप्रेस्ड, इसके पश्चात जो है आपको अवश्य दर्शाना चाहिए बट नॉट विथ टू स्कोर्स, परंतु ये टू स्कोर्स के साथ नहीं होगा। जब आई स्कोर होगा तभी आई स्कोर और ग्रास होगा तो इसके पश्चात आप जरूर आना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अगला है, कह रहा है कि द डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं आर वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड, उनका प्राय यूज किया जाता है, वेरी फ्रीक्वेंटली यूज टू फाइंड आउट, ये बताने के लिए कि नाउन व्हिच स्टैंड जिसके लिए आते हैं एज एंटीसीडेंट्स टू सम रिलेटिव प्रोनाउंस फॉर्मिंग, वो जैसे जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उसके पूर्ववर्ती का अनुसरण करता है। जैसे डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव्स आर वेरी फ्रीक्वेंटली, जो डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो प्राय यूज किए जाते हैं पॉइंट आउट बताने के लिए द नाउन, उस नाउन को संज्ञा को व्हिच स्टैंड जिसके पास में खड़े होते हैं एज एंटीसीडेंट के रूप में टू द सम रिलेटिव प्रोनाउंस, जो रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं उससे वो एज, जैसे कि एग्जांपल के रूप में लिखा है दिस मैन whom you see, जिसको आपने देखा है, here arrived upon this morning, वो इस मॉर्निंग इस सुबह में आया है। that book which you are reading is mine, जो बुक आप पढ़ रहे हैं वो मेरी है। अब यहाँ से एक दो एग्जाम्पल हमने पढ़ा, दो एग्जाम्पल को पढ़ने के पश्चात आप इसे पढ़ेंगे तो देखिए क्लियर हो जाएगा। कह रहा है जो डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब यहाँ दिस और दैट, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है। यहाँ पे आई फ्रीक्वेंटली यूज टू पॉइंट आउट, ये बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं नाउन, उस नाउन के लिए विच स्टैंड एज एंटीसीडेंट, जो एंटीसीडेंट के रूप में आते हैं सम रिलेटिव प्रोनाउंस, कुछ रिलेटिव प्रोनाउन से पूर्व, जैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले जो ये इसका एंटीसीडेंट है उससे पहले आया हुआ क्या है, दिस और दैट एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। ही इज नॉट सच अ क्लेवर स्टूडेंट एज यू आर, वह उतना चालाक लड़का नहीं है जैसे कि आप हैं। यू आर रीडिंग द सेम बुक दैट आई रीड मेनी इयर्स एगो, आप वही उसी किताब को पढ़ रहे हैं जो मैंने बहुत वर्ष पूर्व पढ़ लिए हैं। अगला है सम और एन, इट डिपेंड्स अपॉन द सेंस, ये सेंस पे, ये अर्थ पे निर्भर करता है कि वेदर दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कि कहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, अथवा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। यहाँ रूल में कह रहा कि सम और एनी ये ऐसे एडजेक्टिव है कि ये टोटली डिपेंड करता है उसके सेंस पे, उसके अर्थ पे, कि कहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है उसके अर्थ पर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा है कि सम मैन कॉल्ड हियर टुडे, किसी व्यक्ति को, कुछ व्यक्ति को आज बुलाया गया है, कुछ व्यक्तियों को बुलाया गया कि सम मैन आर कॉल्ड हियर टुडे। यहाँ देखिए क्या है, एंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव है, यहाँ पे एंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। गिव मी सम ब्रेड, यहाँ क्या है, क्वांटिटी है। गिव मी सम लोएव्स ऑफ ब्रेड, ये उदाहरण दोनों ही हम ऊपर पढ़ चुके हैं जहाँ पे नंबर और क्वांटिटी के रूप में पढ़ा था। ये को मटेरियल नाउन है, क्वांटिटी को शो कर रहा है, और ये यहाँ पे उसको काउंटेबल बना रहा है, काउंट नाउन, कॉमन नाउन, तो ये हो जा रहा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर के रूप में। और यहाँ क्या है, सम मैन आर कॉल्ड हियर टुडे,
इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जस्ट अभी ऊपर थोड़ी ऊपर हमने पढ़ा है कि यहाँ पे कैसे वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो रहा है। एनी टेक एनी बुक दैट यू लाइक, कोई भी बुक ले लीजिए जो आपको पसंद हो, एंड अपने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और फिर है ही हैज नॉट हैड एनी ब्रेड, उसके पास कोई भी ब्रेड नहीं है, क्वांटिटी को दर्शाता है। डिड यू ब्रिंग एनी लोव्स, क्या आपने कोई भी रोटी लाए हैं, आप कोई भी रोटी लाए हैं, तो यहाँ पे क्या है, नंबर है। बोथ ऑफ दीज एडजेक्टिव, ये दोनों ही एडजेक्टिव है, आर इंडेफिनिट बट एज में बी सीन, जैसा कि हमने देखा फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल सम इज द लेस इंडेफिनिट ऑफ द टू। सम जो है लेस इंडेफिनिट है ऑफ द टू, उन दोनों के अपेक्षाकृत। वुड एनी मैन टेक मनी फ्रॉम द पुअर, क्या कोई व्यक्ति गरीब व्यक्ति से पैसे ले सकता है। एस सम मैन वुड, हाँ कुछ व्यक्ति हैं ले सकते हैं। टेक एनी बुक दैट यू लाइक, लीजिए कोई भी बुक लीजिए जो आप पसंद करते हैं, बट यू मस्ट टेक सम, तो आप जरूर कुछ लीजिए। कैन यू कम सेम टाइम, सम कैन यू कम सम टाइम टूडे, एस आई एनी टाइम यू लाइक। कैन यू कम, क्या आप आना पसंद करेंगे आज किसी समय, यस हाँ किसी समय आना पसंद करूंगा। इसमें कह रहा कि इन अ क्वेश्चन सम ऑफन एंटीसिपेटेड आर होप्स, जो सम वर्ड है उससे कुछ उम्मीद की जा सकती है, आशा की जा सकती है फॉर एन अफर्मेटिव सेंस। जैसा कि हम जानते हैं सम का यूज हम अफर्मेटिव सेंस में करते हैं, जबकि एनी का यूज हम नेगेटिव सेंस में करते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि जो सम वर्ड है, सम वर्ड से हम उम्मीद कर सकते हैं वो किसका, अफर्मेटिव आंसर का। वेयर एनी लीव्स द क्वेश्चन ओपन, जबकि जो एनी है वो छोड़ देता है क्वेश्चन को खाली, ओपन खुला खुला छोड़ देता है। हैव यू सम एग यू कुड सेल मी, क्या आप कुछ अंडे मुझे बेचेंगे। आई होप यू हैव, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे, ये आपके पास होगा। हैव यू एनी एग यू कुड सेल मी, क्या आपके पास कुछ कोई एग है जिसे आप बेच सकते हैं मुझे। तो यू मे आर नॉट, मे नॉट है, आपके पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक सम से वो पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंस बता रहा है कि सम यहाँ यूज हुआ तो मतलब उसके पास कुछ है जो जिससे मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि उसके पास रखा होगा मुझे देगा। बट एनी वाले से ये नहीं है कि उसके पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड फ्रेज। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रिस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ अ नाउन by showing that the persons or things denotes or things denoted by the noun are taken singly or the separately lots। कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है रिस्ट्रिक्ट, सीमित करता है द एप्लीकेशन ऑफ द नाउन बाय शोइंग, जिसके द्वारा ये दिखाया जाता है दैट की द पर्सन, वो व्यक्ति अथवा वस्तु, डिनोटेड जिसे बताती है बाय द नाउन आर टेकन सिंगली आर इन सेपरेट लॉट्स, चाहे वो सिंगल हो या फिर अलग करके दिया हो। देयर आर 4 एडजेक्टिव्स ऑफ दिस क्लास। इस क्लास में 4 एडजेक्टिव आते हैं, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ईच एवरी ऊपर ही हमने पढ़ा था, लेकिन अब उसके यूज को हम देखते कैसे करते हैं इसका यूज। ईच दिस मीन्स होता है वन और सम थिंग्स, जैसे हमने उसमें देखा था एक्सीलेंट के रूप में। इसमें मतलब होता है क्या, 2 वस्तुओं में से एक, 2 में से कोई एक, आर वन ऑफ एनी नंबर एक्सीडिंग 2, जैसे 2 संख्याओं में से कोई एक होता है। द 20 में हैव ईच, अगर 20 व्यक्ति जिसमें से प्रत्येक के पास क्या है, गन है। Every, this is the never used for one
अप टू, ये दो में से एक के लिए कभी नहीं यूज किया जाता, बट ऑलवेज फॉर सम नंबर ऑफ एक्सेडिंग टू एवरी मैन आउट ऑफ द 20%, तो एवरी मैन है, अगर प्रत्येक व्यक्ति के पास गन है, every 6 hour and similar expression, this means every period or space of a 6 hour। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि every 6 hour, प्रत्येक 6 घंटे पे, एंड सिमिलर एक्सप्रेशन, वही सिमिलर एक्सप्रेशन है, जैसे वो हर 6 घंटे पे आता है। दिस मीन्स एवरी पीरियड आर स्पेस ऑफ 6 आवर्स, जो उस 6 घंटे के बीच का टाइम है, वो हर स्पेस में, हर अंतराल पे उसके आता है। ही केम एवरी 5 आवर्स, वो हम प्रत्येक 5 घंटे पे आता है, मतलब हर एक घंटे पे वो आ रहा है। एट द क्लोज ऑफ एवरी स्पेस ऑफ 5 आवर्स, प्रत्येक 5 घंटे के क्लोज होने पर वो आता है। एवरी अदर, दिस होता है एवरी अल्टरनेट, एवरी अदर का मतलब होता है एवरी अल्टरनेट, मतलब बदल के डॉक्टर कॉल टू सी हिम एवरी अदर डे, मतलब डॉक्टर उसे देखने आता है हर दूसरे दिन, मतलब एक दिन अल्टरनेट करके आता है। आइदर दिस हैज टू मेनी, आइदर का दो मतलब होता है, वन ऑफ टू, दो में से, अथवा ईच ऑफ टू, दो में से प्रत्येक, दैट इज अर्थात बोथ, मतलब दोनों होता है इसका। यू कैन टेक आइदर साइड, चाहे आप दो साइड को ले लीजिए, दैट इज वन साइड और अदर साइड, आप दोनों साइड ले सकते हैं। यू कैन टेक आइदर साइड, आप दोनों साइड ले सकते हैं, चाहे वन साइड लीजिए चाहे अदर साइड लीजिए। द रिवर ओवरफ्लो ऑन आइदर साइड, जो नदी है वो दोनों तरफ ओवरफ्लो हो रही है, दैट इज मतलब क्या है, ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड। बट द यूज ऑफ आइदर इज रेस्ट्रिक्टेड टू थिंग्स, ये जो यूज ऑफ आइदर का है वो रेस्ट्रिक्ट करता है टू थिंग्स दैट आर कंप्लीमेंट्री, जो उसका पूरक होता है, जो उसका पूरक होता है उसको ये कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक। इसका मतलब होता है पूरक। बट द यूज ऑफ आइदर, परंतु आइदर का जो यूज है रेस्ट्रिक्टेड, ये सीमित कर देता है टू थिंग्स, उस वस्तु को, दैट आर कंप्लीमेंट्री, जो पूरक होते हैं, आर अथवा वेयर वन एम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस, और ये दर्शाती है, और ये वस्तु है जो दर्शाती है उसकी एग्जिस्टेंस की, उसके अस्तित्व की, ऑफ द अदर्स। एग्जाम्पल, आइदर साइड, आइदर इन, आइदर हैंड, दोनों साइड, दोनों तरफ से, आइदर इन, दोनों के अंत में, आइदर हैंड, दोनों हाथ में। वी कैन नॉट से, हम ये नहीं कह सकते कि आइदर कार वाज डैमेज इन द कोलिजन, मतलब क्षतिग्रस्त हो जाना, ध्वस्त हो जाना लड़ करके। तो दोनों साइड से जो कारें हैं वो लड़ करके क्षतिग्रस्त हो गई है, डैमेज हो गई है। आइदर ड्राइवर वाज इंजर्ड, अथवा दोनों ही ड्राइवर जो है इंजर्ड हो गए हैं, घायल हो गए। हियर वी मस्ट सी यूज बोथ, या हम यूज करेंगे बोथ का, हमें अवश्य ही यूज करना पड़ेगा बोथ का। नाइदर, नाइदर है, नाइदर का जो है वो आइदर का नेगेटिव है, और यहाँ कह रहा है कि एंड सिग्निफाइज, सिग्निफाइज नाइदर द नन वन नॉर अदर, मतलब जहां जैसे आइदर का मतलब होता है दोनों साइड, वैसे ही नाइदर उसका जस्ट नेगेटिव है, और उसका मतलब है दोनों, दोनों साइड में से कोई भी नहीं। यू शुड टेक नाइदर साइड, दैट मतलब क्या है, जो आप दोनों साइड में से कोई नहीं ले सकते, दैट मींस नाइदर दिस साइड नॉट दैट साइड। दैट देखिए यहाँ पे क्या है, वो साइड नहीं लिखा है, नाइदर द वन साइड नॉर द अदर, यहाँ पे अंडरस्टूड है। अब आगे, ईच अदर वन अनदर,
ये जैसे कि हम इसको जानते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में आता है। तो ईच अदर जो दो व्यक्तियों के लिए यूज होता है, वन अनदर जो दो व्यक्तियों से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। इन दीज फ्रेज, ये फ्रेज के रूप में आता है। फ्रेज हम जब थोड़ा सा जिक्र किए थे जब हम सेंटेंस पढ़ रहे थे कि एक से अधिक अगर वर्णों में प्रयोग हो रहा है कोई वस्तु कोई चीज नाउन, तो वो क्या हो जाता है, फ्रेज में तब्दील हो जाता है। फ्रेज कई तरह के नाउन होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, वर्बल फ्रेज होते हैं, तो वो जब आएगा तो उसको देख लेंगे। बट ये आप जानिए कि ये क्या है, एक फ्रेज है। तो ईच अदर वन अदर ये एक फ्रेज है। वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच बराबर वन and combined with an indefinite demonstrative adjective other and or another। अब each other का यूज कहाँ किया जाता है? यूज्ड when two person or things are कंसर्न, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की बात करते हैं तब हम each का प्रयोग करते हैं। द टू men stuck each other, दो व्यक्तियों ने एक दूसरे को मारा, तो each other का प्रयोग किया गया, स्टक किए। वन another, वन is used when more than two persons or things, जब कंसर्न होते हैं दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु की बात होती है तब हम वन another का प्रयोग करते हैं। they are loved one another, वे सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो ये रहा ईच और उसका प्रयोग वन अनदर का। अभी इसमें डिग्री है तो डिग्री को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। और अभी जो कुछ इसमें रह गए हैं, देखिए ये पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, इसमें देखिए पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव क्या है। द पोजीशन ऑफ एन एडजेक्टिव, स्थिति क्या होती है एडजेक्टिव की, इन रिलेशन टू इट्स नाउन, इसका संबंध उस नाउन से होता है। जनरली डिपेंड्स अपॉन वेदर द एडजेक्टिव इज यूज्ड एट्रिब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली, ये सामान्यतः उस बात पे डिपेंड करता है जिस वेदर द एडजेक्टिव इज यूज्ड, जहां पे एडजेक्टिव का यूज एट्रिब्यूटिवली हुआ अथवा प्रेडिकेटिवली यूज किया गया है। एडजेक्टिव यूज एट्रिब्यूटिवली, जैसे जबकि हम इसे पढ़ चुके हैं, बट यहाँ स्थिति को बता रहा था, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किस तरह से कहना चाहता है। When an adjective is used attributively, the invariable rule, invariable का मतलब होता है स्थिर, नियम है to keep it as close as possible to the noun। जब हम कैसे प्रयोग करते हैं एट्रिब्यूटिवली यूज, तो जितना ज्यादा संभव हो सके हमें उस नाउन के पास रखना चाहिए जिसको ये क्वालिफाई करता है, विच इट क्वालिफाई, जिसे ये क्वालिफाई करता है। एक तो स्थिति ये हो गई, जैसे सामान्यतः हम कह देते हैं कि इज गुड बॉय, इज गुड बॉय कहे तो बॉय क्या है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो हम बिल्कुल इसके पास में रखेंगे चीज कह रहा। नेक्स्ट कह रहा है इन प्रोज द एडजेक्टिव ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रीसीडेड इट्स नाउन। जो प्रोज होता है, गद्य वाला भाग होता है, उसमें लगभग इसका प्रयोग प्रीसीडेड इट्स नाउन। इन पोएट्री फॉर द सेक ऑफ रिदम, जब हम इसका प्रयोग पोएट्री में करते हैं, पोयम में करते हैं, तो राइमिंग और मीटर को बनाए रखने के लिए इट मे बी प्लेस आफ्टर इट्स नाउन, तो इसका प्रयोग हम नाउन के पश्चात कर देते हैं, जबकि जब हम प्रोज में प्रयोग करते हैं तो नाउन से पहले करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रोज मतलब होता है गद्य, गद्य में जब प्रयोग करते हैं तो ये जस्ट मैन, मैन क्या है, नाउन है, इसके पहले प्रयोग किया गया। मच पेन, पेन क्या है, नाउन है, इसके पहले प्रयोग किया गया। द फिफ्थ क्लास, क्लास क्या नाउन, इसके पहले प्रयोग किया गया। अदर पीपल, पीपल क्या नाउन है, इसके पहले प्रयोग किया गया। ऐसा यूज कहलाता है प्रोज में दिया जाता है। 10 men on this road drive, प्रोस्पेक्ट्स, प्रमोशन, ये सब जो है यूज टोटल क्या है, प्रोज का यूज है। पोल्ट्री में इसके जस्ट उल्टा हो जाता है। She sang to lords and ladies gay, तो ये देखें लेडीज और लॉर्ड्स ये दोनों क्या है, नाउन है, और इसके बाद ये प्रयोग किया गया है। जो स्कॉट की लाइन है, बहुत फेमस एक राइटर है
कवि है जिनकी ये लाइन है कि शाइन टू लॉर्ड्स एंड लेडीज से गिफ्ट द फायर ट्रीज डार्क एंड हाई वुड की है जो ट्रीज है, ट्रीज के लिए इस्तेमाल हुआ डार्क एंड हाई, ये ऐसा यूज पोएट्री का यूज है, पोएट्री यूज हम एडजेक्टिव को पहले और नाउन को इसके बाद रखते हैं। अगला है when an adjective is enlarged by some qualifying phrase it must always be placed after its noun। कह रहा कि जब एडजेक्टिव को इनलार्ज किया जाता है, विस्तृत किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तब सम क्वालिफाइंग फ्रेज, जो इसको कुछ क्वालिफाई करने वाली फ्रेज होती है, इस मस्ट ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर इट्स नाउन। इनका प्रयोग अवश्य ही किया जाना चाहिए कहाँ, इसके नाउन के पश्चात। अ मैन डियर टू ऑल, अ मैटर टू अर्जेंट टू बी पुट अप एनी। तो यहाँ पे जो डियर है मैन में बात हुआ है, जब इसका इनलार्जमेंट करते हैं, विस्तार करते हैं, व्हेन एन एडजेक्टिव इज इनलार्ज, जब एडजेक्टिव को विस्तृत किया जाता है बाय सम क्वालिफाइंग फ्रेज, जब वो कुछ क्वालिफाई करने वाले फ्रेज को दिए हों, तो अ मैन डियर टू ऑल, डियर टू ऑल जो है ये क्या है, फ्रेज है, और ये इनलार्ज हो रहा है एडजेक्टिव का, तो ऐसी दशा में हम नाउन को पहले और एडजेक्टिव को उसके बाद रखते हैं। अ मैटर वह मामला, टू अर्जेंट टू बी पुट अप एनी, वह मामला इतना अर्जेंट है टू बी पुट अप एनी, जो किसी के सामने नहीं रखा जा सकता है एनी लॉन्गर। अ डॉक्टर वेल प्रैक्टिस्ड in all the arts of the medicine and worthy of the public confidence। कह रहा डॉक्टर वेल प्रैक्टिस्ड, डॉक्टर जो अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया हुआ हो, इन ऑल द आर्ट्स ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के सभी कलाओं में, एंड वर्दी योग्य होता है ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, वो लोगों में अपने विश्वास को बनाए रखने में। ब्रेड enough and to spare, तो यहाँ पे ज्यादातर देखिए ब्रेड है, ये जो मटन है, मैन है और डॉक्टर है, इनके पश्चात जो यूज लिए गए हैं वो एडजेक्टिव जनरली क्या सामान्य नियम से हम देखते हैं कि नाउन से पहले आते हैं, बट जब उनका इनलार्जमेंट होता है, जब वो फ्रेज के रूप में आते हैं क्वालिफाई करने के लिए नाउन को, तब हम देखते हैं उसे हम उसके बाद रखते हैं। ऐसा यूज मित्रों जब हम सेंटेंस पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था, जब हम उसको डिवाइड कर रहे थे कि पहले डिटरमाइनर आएगा, फिर उसके बाद जो है एडजेक्टिव आएगा, फिर हेडवर्ड आता है, फिर उसके बाद भी देखते हैं हम एडजेक्टिवल फ्रेज आता है। तो यही एडजेक्टिवल फ्रेज है जो यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। नेक्स्ट है व्हेन सेवरल एडजेक्टिव्स, when several adjectives qualify the same noun, जब बहुत सारे एडजेक्टिव्स एक ही नाउन को क्वालिफाई करते हैं, the order of the adjectives has some connection, तो उस एडजेक्टिव का कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है with their closeness, उसके समीप होने का, to the essential nature of the noun। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, इसका मतलब होता है उदाहरण के लिए a dirty ugly old woman के अपेक्षाकृत, रादर मतलब की अपेक्षाकृत होना चाहिए एंड ओल्ड अगली डर्टी वुमन। अ चीप वेल प्रिंटेड इंग्लिश बुक, ये नॉट बल्कि ये नहीं, ये चीप सस्ती वेल प्रिंटेड अच्छे से छपी हुई इंग्लिश बुक है। ये कह रहा कि इंग्लिश वेल प्रिंटेड चीप बुक, इस तरह से ये सेंटेंस ना होकर के बुरा कहते थे, चीप वेल प्रिंटेड सस्ती और अच्छी तरह से प्रिंट की गई किताब है, उसी तरह से वहां पे है ओल्ड अगली और डर्टी। नेक्स्ट है 7 नंबर पे 360 पे, समटाइम्स एन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड आफ्टर इट्स नाउन्स, कभी कभी जो है एडजेक्टिव का स्थान प्लेस किया जाता है इट्स नाउन, इस नाउन के पश्चात, फॉर द सेक ऑफ पॉइंट और एम्फेसाइज,
इसलिए किया जाता है उस पे बल देने के लिए। थिंग्स टेम्पोरल आर लेस प्रेशियस देन थिंग्स इंटरनल। I appeal from Philip's drug of two films sober, a body natural and the body politic। क्योंकि यहाँ पे क्या क्या रहा है, sometimes an adjective is placed, कभी कभी adjective का स्थान प्लेस किया जाता है आफ्टर इट्स नाउन, इस नाउन के पश्चात, इस नाउन के पश्चात किया जाता है। क्यों? से पॉइंट और जैसे एम्फेसाइज, उसके बल देने के लिए। जैसे थिंग्स है उसके बाद टेम्पोरल आर लेस प्रीशियस देन द थिंग्स एक्सटर्नल। आई अपील फ्रॉम द फिलिप्स ड्रग, तो इसके पश्चात यूज किए गए हैं। नेक्स्ट है फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइज आर distinction and adjective used as a qualifying title in place after a noun। for the sake emphasize करने के वास्ते are distinction and adjective used का प्रयोग किया जाता है qualifying title in place after its noun। जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये इसके टाइटल, जो यहाँ टाइटल है क्वालिफाइंग टाइटल, जो क्वालिफाइंग टाइटल होती है इस प्लेस आफ्टर इट्स, इस नाउन के पश्चात प्रयोग किया जाता है। युधिष्ठिर द जस्ट, वो युधिष्ठिर को जस्टिस के लिए जाना जाता है, तो जो उसकी टाइटल होती है उसको उस नाउन के पश्चात किया जाता है। लुइस द पॉयस, लुइस को बहुत पवित्र माना जाता है। रिचर्ड द लायन हार्टेड, तो ये लायन हार्टेड उसकी उपाधि है। उसपे चार्लेस द बोल्ड, बोल्ड उसकी उपाधि जो उसके चार्ल्स के पश्चात प्रयोग किया गया। तो यानी जो टाइटल दी गई होगी उस नाउन के पश्चात उसे प्रयोग किया जाएगा। अब आगे है द सेम प्रिंसिपल मस्ट, सेम यही सिद्धांत मस्ट बी ascribed the position of the titles elder or younger। कैटो द एल्डर, कैटो द यंगर, यही जो टाइटल है दो टू द सेम प्रिंसिपल, यही सिद्धांत जो अभी जस्ट ऊपर आया है, मस्ट बी ascribed एट द पोजीशन ऑफ द टाइटल्स एल्डर एंड यंगर। जो भी रहेगा एल्डर और यंगर इनके प्रयोग बाद में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है देयर आर सर्टेन स्टॉप फ्रेजेस, यहाँ पे कुछ फ्रेज दिए गए हैं। इन विच इट हैज बिकम, इन विच इट हैज बिकम आइडियोमेटिक टू प्लेस द एडजेक्टिव आफ्टर इट्स नाउन। उनका प्रयोग आइडियोमेटिक है, एडजेक्टिव आफ्टर इट्स नाउन। द बॉडी पॉलिटिक, the body politic, the state or community। Air apparent one by the right word, ये जो है एडियोमेटिक प्रयोग है, इनका कोई जरूरत नहीं है, पर अब ये दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, इसे चाहिए तो पढ़ लीजिएगा। ये एडियोमेटिक प्रयोग है। द बॉडी पॉलिटिक मतलब होता है द स्टेट ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की दशा स्थिति। और एयर अपरेंट मतलब वन हु वर राइट, जिसको जन्म सिद्ध अधिकार है। द एल्डेस्ट सन विल सक्सीड टू द थ्रोन, वो जो जैसे होता है जन्म सिद्ध अधिकार के जो राजगद्दी को पाना है वो बड़ा ही पुत्र पाता है। तो इस तरह का कुछ एडियोमेटिक का मतलब होता है मतलब जैसे मुहावरा कहते हैं, एक फ्रेज की तरह से इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे द बॉडी पॉलिटिक, हेयर अपरेंट, और फिर लॉर्ड टेम्पोरल एंड द स्पिरिचुअल, फिर नाइट एरेंट, ये सब शब्द जो है वो आइडियोमेटिक यूज किए गए हैं। आप इसे याद कर सकते हैं और नहीं भी तो सम प्रोडक्ट, प्राइस, करेंट और इतना जो है आइडियोमेटिक यूज किया गया है। एडजेक्टिव यूज्ड प्रेडिकेटिवली, अभी इतना जो यूज थे वो सब के सब यूज थे एंट्रीबिटिवली। अब प्रेडिकेटिवली यूज का जो पोजीशन है वो बता रहा है। एन एडजेक्टिव व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड प्रेडिकेटिवली इट इज प्लेस्ड आफ्टर इट्स नाउन, तो हम इसका प्रयोग नाउन के पश्चात करते हैं। व्हेन द वर्ब इज ट्रांजिटिव, जब वर्ब ट्रांजिटिव हो और
इन द पैसिव वॉइस अथवा पैसिव वॉइस में हूँ ऑल मेन आर मॉर्टल, तो सभी जो व्यक्ति नश्वर होते हैं। यहाँ पे रूल में मैं एक बार बता देता हूँ, हालांकि बता चुका हूँ। कहना क्या चाहता है यहाँ के रात की वेन एंड एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव यूज किया जाता है प्रेडिकेटिवली प्रेडिकेटिव के रूप में, इट इज प्लेस्ड आफ्टर इट्स नाउन, तो इसका प्रयोग या इसका स्थान होता है नाउन के पश्चात। तो when the verb is intransitive, जब वर्ब आकर्मक क्रिया हो, क्रिया जब आकर्मक हो, और इन द पॉसेसिव पैसिव वॉइस, जब पैसिव वॉइस में हो, तो ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, इसका सब्जेक्टिव का प्रयोग आफ्टर इट्स नाउन करते हैं। ऑल मेन आर मॉर्टल, तो जो सभी हैं व्यक्ति वो मॉर्टल है। ही ले dead on the ground, he became very rich, he was considered white, subject complement है। अब यहाँ पे जो यूज किए गए हैं वो when a verb is intransitive or a passive voice, जब intransitive वर्ब कैसी है, intransitive वर्ब है, और यहाँ पे देखिए जो वाज किया गया he was considered white, ये पैसिव वॉइस में है, तो ऐसी दशा में हम when adjective used predicatively it placed after its noun, तो हम उसका प्रयोग करते हैं नाउन के पश्चात। अब अगला है when the verb is transitive and in the active voice, जब वर्ब ट्रांजिटिव हो, सकर्मक क्रिया हो और एक्टिव वॉइस में हो, तब माई फादर लेफ्ट मी पुअर, मेरे पिता ने मुझे गरीब छोड़ा, बट वेल एजुकेटेड, परंतु बहुत अच्छे से एजुकेटेड थे। द जज डिक्लेयर्ड हिम गिल्टी, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो ये रहे जो है नाउन के पश्चात जब किया जाता है प्रेडिकेटिवली। अगला है बट फॉर द सेक ऑफ द एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइजिंग जब से एम्फेसाइज करने के लिए आता है, वी में प्लेस द प्रेडिकेटिवली, तो हम इसका यूज प्रेडिकेटिवली करते हैं एडजेक्टिव आर पार्टिसिपल फर्स्ट, सो एज द ड्रा मोर अटेंशन टू इट। फिर से देखते हैं, कह रहा है कि बट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइजिंग, जब परंतु इसे एम्फेसाइज, इस पे बल देने के वास्ते वी में प्लेस, हम इसे स्थान दे देते हैं, दे सकते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के रूप में, आर पार्टिसिपल के रूप में, जैसे एडजेक्टिव होता है या वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पार्टिसिपल के रूप में कहते हैं। फर्स्ट शो एज टू ड्रा मोर अटेंशन टू इट, इसलिए कि हम इस पे अत्यधिक ध्यान आकर्षित कर सके। ग्रेट इज डायना ऑफ द एम्फेसियल, न्यू टेस्टामेंट से लिया गया लाइन है। ग्रेट कह रहा था कि बट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसाइजिंग वी में प्लेस द प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव फर्स्ट, हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को पहले प्रयोग कर देते हैं। शो एज टू ड्रा मोर अटेंशन, जब हमें अधिक ध्यान आकर्षित करना होता है, जैसे देखिए यहाँ पे इस प्रेडिकेटिव के जो वर्ब है उससे पहले यूज किया गया है, जो प्रेडिकेटिवली यूज था उसको ग्रेट इज डायना। यहाँ लिखा स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी, तो यहाँ पे स्वीट और ग्रेट दोनों है। ये रहा कुछ जो महत्वपूर्ण नियम थे लेसन एस्पेक्ट्स की बुक से, जो इसमें नहीं मिल पाए थे। थोड़ी इसके लैंग्वेज का टफ हो, लेकिन इसे आप एक दो बार जब पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वास्तव में ये कहना क्या चाहता है। और कुछ कुछ नियम ऐसे हैं जो यहाँ पे आपको मिले, वो बहुत ही हेल्प करेंगे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में।
तो अब मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने प्रयास किए हैं इसमें आपको समझाने की आपको बहुत मात्रा में समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए हो तो वीडियो रिपीट करिए, देखिए, या इस टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो उसे पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगी। बावजूद उसके समझ में नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और जो भी समझ में आया है जो पॉइंट उसे कमेंट करिए, आपको समझने का भरपूर प्रयास करूंगा। और हाँ, अगर आप वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब इसके पश्चात अगले वीडियो में मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।